हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 6 को। आज की वीडियो में हम यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे। आपकी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन, ठीक है। मानव अधिगम की समझ के ऊपर आपका जो बुक है, उसके आज यूनिट 6 के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि DU/SOL NC वेब में है और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स देने जा रहा है ऑफलाइन मोड में। आपके चैप्टर के नाम की बात करें तो सूचना प्रसारण दृष्टिकोण के अनुरूप अधिगम की अवधारणा, इसके ऊपर आपका चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 यूनिट्स कवर करा चुका हूँ, 5 चैप्टर्स कवर करा चुका हूँ, तो आप उनको भी जरूर देखें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम की प्रकृति क्या होती है। अधिगम मतलब कुछ सीखना, ठीक है। अधिगम शब्द का मतलब है सीखना। तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी कि किसी भी जीव के पूरे का जीवन काल में अधिगम या सीखने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार की जीवन क्रियाएं अधिगम या सीखने से संबंधित हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई जीव जो जीवित है, उसके पूरे जीवन काल में अधिगम एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अब इसमें बताया गया है कि अधिगम किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अधिगम सार्वभौमिक है। इसमें तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। मानव तंत्रिका तंत्र बहुत ही जटिल और इसी प्रकार मानव प्रतिक्रियाएं और भी जटिल है, ठीक है। तो अधिगम सार्वभौमिक का मतलब है कि मानव पूरे जीवन काल में कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुआ और अपने जीवन के अंत मरने तक वो कुछ नहीं सीखा, वो कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें तो बच्चा जब हल्का फुल्का बड़ा होता है तो वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, चीज़ों को समझना सीखता है, मतलब वो कुछ सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख रहा, ठीक है। दूसरा आता है आपका अधिगम अनुभव के माध्यम से। अधिगम में किसी न किसी प्रकार का अनुभव शामिल है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो। इससे तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो वह एक प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है, ठीक है। तो अधिगम अनुभव के माध्यम से बात करें तो जब भी आप कुछ सीखते हैं तो आप जब उस चीज़ को करते हैं, मतलब आप उसका अनुभव गेन कर रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ नहीं करी, मतलब आपको उसका अनुभव कभी है ही नहीं, या फिर आपको पता ही नहीं वो किस तरह करना है। फिर आता है अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखिए, अधिगम सीखने का आजीवन प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो अधिगम क्या है? एक प्रकृति को दर्शाता है जो कि आजीवन सीखने की है। मानव प्रतिदिन अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता है और उसे अपनी जीवन शैली में आवश्यक बदलाव लाने के लिए नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। मानव या फिर व्यक्ति अपने जीवन काल में रोज नई नई चीज़ें सीखता है, रोज नई नई ऐसी सिचुएशंस में आता है जहाँ पे उसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे बच्चे का मैंने उदाहरण दिया पिछले पॉइंट में कि बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक है, तो वो चलना सीखता है। अब अगर बच्चा हल्का फुल्का घुटनों पे चल रहा है, अब वो कुछ चीज़ को पकड़ के खड़ा होगा और 2 पैरों पे चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद वो अगर उसको कुछ चाहिए और वो ऊंचाई पे रखा है तो बच्चा हल्का सा उचक के उस चीज़ को उतारने की कोशिश करेगा, मतलब वो उस चीज़ को कर रहा है, उस चीज़ को सीख रहा है। फिर आता है यह व्यवहार में परिवर्तन का परिणाम है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन का परिणाम है। जब जीव कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन उसके आसपास के लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपकी क्लास में हम एक स्टूडेंट की बात करें, अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अब टेस्ट हुआ, अब उसने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी और कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं करी, तो जिसने करी है उसके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे आएंगे। तो पूरे उसके आसपास का जो माहौल है वो देख पाएगा कि हाँ, इसने कुछ सीखा था, इसने कुछ पढ़ाई करी जिसकी वजह से इसके मार्क्स गेन हुए, ठीक है। अब कोई बच्चा शिष्टाचार मैनर्स सीख रहा है तो वो सबको अच्छे से क्या कहते हैं अभिवादन करेगा उन सबका। तो वो सब हम या फिर आप लोग देख सकते हैं अपने आसपास के उदाहरण में के लिए कि अगर कोई बच्चा शिष्टाचार सीख रहा है तो वह सबका आदर सत्कार करेगा जिसको आसपास के माहौल के लोग भी देख सकते हैं। अधिगम एक समायोजन है। अधिगम या सीखना एक प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति नई नई परिस्थितियों में खुद को पर्याप्त रूप से समायोजित करने में सहायता मिलती है, ठीक है। व्यक्ति के सामने अलग अलग प्रक्रिया, आप कह सकते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें उसको अपने आप को, व्यक्ति को किस प्रकार प्रेजेंट करना है वो उसे पता होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा पढ़ना सीख रहा है तो वह रोज पढ़ते पढ़ते उसको अपनी आदत बना लेता है, जिसके
जो उसके दैनिक जीवन में भी उसकी मदद करेगी। ठीक है, एक बच्चा जो कि पढ़ना सीख रहा है, किताब में पढ़ना सीख रहा है, जब वो एक चीज़ को रोज़ रोज़ पढ़ेगा और भी कई चीज़ों को पढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उसको पढ़ने की हैबिट बनेगी और वो कुछ भी देखेगा उसे फटाक से पढ़ लेगा। ऐसा नहीं है कि अब वो उसने कुछ देखा और अब वो सोच रहा है कि इसको किस तरह पढ़ा जाएगा, इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी। मतलब कि उसको एक चीज़ की आदत होगी, अनुभव हो गया। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास के रूप में अधिगम, अधिगम कभी ना समाप्त होने वाली वृद्धि और विकास है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है और सीखी गई चीज़ें आपके आजीवन काल तक याद रहती हैं। ठीक है, तो अधिगम क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आजीवन चलती है। आपने कुछ सीखा, आपको वो पूरे जीवन में याद रहेगा अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ एक आप कह सकते हैं थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी, कि उनके अनुसार सभी गतिविधियां जो मानव का विकास करती हैं उन्हें अधिगम कहा जा सकता है। अब आता है अधिगम का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता। मतलब हम अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। अधिगम का अध्ययन करने का एकमात्र तरीका कोई ना कोई व्यवहार है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम को हम सिर्फ तभी पहचान सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं, उसका और कोई तरीका नहीं है। वास्तव में अधिगम का निरीक्षण नहीं कर सकते, हम केवल वही देखते हैं जो प्रदर्शन करने से पहले, प्रदर्शन करते समय और प्रदर्शन करने के बाद दिखाई देता है। ठीक है, हम सिर्फ वही चीज़ें देखते हैं कि एक व्यक्ति में व्यवहार क्या है, उसका पहले का व्यवहार किस प्रकार का था, वो अभी व्यवहार किस प्रकार का कर रहा है और आगे एक व्यवहार किस प्रकार का करेगा। अब आता है अधिगम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मैंने ऊपर बताया वो भी यहाँ पे है। अधिगम एक गतिविधि, ठीक है, यहाँ पे गतिविधि नहीं है, गतिशील आएगा। ठीक है, अधिगम एक गतिशील, अधिगम में गतिविधियाँ शामिल हैं। ठीक है, अधिगम में गतिशीलता शामिल है, मतलब कि व्यक्ति कुछ सीख रहा है, मतलब वो कुछ कर रहा है तो कोई गतिविधि करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें गतिविधि शामिल है। फिर अधिगम में परिवर्तन शामिल है। अब जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके अंदर परिवर्तन आता है, तो अधिगम में परिवर्तन शामिल है। परस्पर बातचीत व्यवहार अधिगम का जरूरी लक्षण है। अनदर पॉइंट है, अधिगम करते वक्त चिंतन आवश्यक है। फिर आता है अधिगम और जीवन, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम समस्या को सुलझाने से संबंधित है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण का तात्पर्य है कि हमारा कोई उद्देश्य है तभी हम कुछ सीख रहे हैं, बिना उद्देश्य के हम कुछ नहीं करते। अब आता है सूचना प्रसारण अधिगम। सूचना प्रसारण अधिगम से क्या तात्पर्य, सूचना प्रसारण सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को सक्रिय रूप से संशोधित करे। ठीक है, तो सूचना प्रसारण सिद्धांत किस बात पर आधारित है कि मनुष्य के पास जो 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के आधार पर जो उसने जानकारी गेन करी है, प्राप्त करी है, उसको वो संशोधित करे, उसको समझे, जैसे कंप्यूटर करता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो वो उसके इनपुट को समझता है और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। सीखना वह है जो हो रहा है जब हमारा दिमाग जानकारी प्राप्त करता है, उसे रिकॉर्ड करता है, उसे मोल्ड करता है और उसे स्टोर करता है। ठीक है, जब हमारा दिमाग को हम कोई जानकारी देते हैं तो वो क्या करेगा, उसे देखेगा, उसे समझेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और उसे मोल्ड भी करेगा। सूचना प्रसारण सिद्धांत में जैसे कि छात्र जानकारी लेता है, उसे जानकारी को पहले सापेक्ष में संवेदी भंडार के रूप में संग्रहित करता है, फिर अल्पविधि या कार्यशील स्मृति में चले गए और फिर भुला दिया गया, या दीर्घकाल, यहाँ पे दीर्घकाल स्मृति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा टॉपिक है तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको काफ़ी अच्छे से समझने हैं। पहला कि आपकी 3 तरह की मेमोरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक मेमोरी और होती है जिसमें आप कुछ चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब बात करें तो सूचना प्रसारण का सिद्धांत इन्हीं 3 चीज़ों पे बेस करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक ऐसी मेमोरी जिसके थ्रू हम कुछ चीज़ें समझते हैं। अब आपने कोई चीज़ देखी तो आपने उसे शॉर्ट टर्म में आपने याद कर लिया। ठीक है, अब बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में याद करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे इस वाली मेमोरी में भेजना पड़ेगा। और उसको भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको स्मृति करते रहना है, उसको समझते रहना है, उसे सोचते रहना है। तो वो क्या होगा, आपके एक दिमाग में एक ऐसी जगह जाके रुक जाएगी जहाँ पे वो कभी नहीं भूली जाएगी। ठीक है, यही बताया गया है, स्थानांतरित करना होता है। सीमेंटिक यादें, अवधारणा और सामान्य जानकारी, प्रकात्मक यादें, प्रक्रियाएँ और इमेजेस आपको पता है इमेजेस को भूलने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपने कुछ पढ़ा है और आपने कुछ देखा है तो आपको पढ़ा हुआ चांसेस है कि आप भूल सकते हैं, बट इमेजेस जो हैं, फोटोज़ हैं, उनको भूलने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित किया जाए।
क्योंकि हमारे पास एक समय पर शॉर्ट टर्म मेमोरी में केवल 7 से अधिक जानकारी होती है, तो हमें एक अभिभार मिलता है जिसे संज्ञानात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आपको उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में भेजना होगा। क्यों? क्योंकि एक समय पे शॉर्ट टर्म में केवल 7 चीज़ों को ही आप, या फिर 7 या 7 से कुछ अधिक चीज़ों को ही आप रख सकते हैं। फिर अब आता है सूचना प्रसारण का पहला चरण। अब सूचना प्रसारण में कुछ चरण दिए गए हैं, वो चरण आपको समझने हैं। इन्हीं चरण के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके 4th सेमेस्टर ऑफलाइन एग्जाम्स में, तो इन चरणों को काफ़ी आप अच्छे से समझिए। पहले आता है संवेदी स्मृति। ये स्मृति मतलब कुछ चीज़ें जो कि स्मृति मतलब याद रखना। संवेदी सूचना प्रसारण के पहले चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्मृति दृष्टि, श्रवण आदि जैसी इंद्रियों से संबंधित है। दृष्टि मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना। ठीक है, देखने और सुनने की शक्ति से ये जुड़ी हुई है। यह स्मृति में सूचना को बहुत ही कम समय के लिए रखती है, केवल उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए सूचना को आगे के चरणों से संशोधित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये जो आपकी संवेदी स्मृति है, ये किसी, आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर सूचना को कुछ उसे उतने ही समय के लिए रखती है जितने समय के लिए उसको दीर्घकाल या फिर आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में समझने के लिए चाहिए। ठीक है, आपकी वो एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गई, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से इसे उड़ा देती है। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया गया, काफ़ी अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के लिए एक अंधेरे कमरे में जिससे आप परिचित नहीं हो, ठीक है, आपको एक ऐसे अंधेरे कमरे में खड़ा करा जाता है जहाँ पे आप परिचित नहीं हैं। आपने एक माचिस की तिल्ली जलाई, 1 सेकंड के लिए कमरे में रोशनी हुई और आपने कुछ देखा। आपको याद रखेगी वह कुछ समय के लिए 5 इंद्रियां, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, सूंघना और चखना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपने एक अंधेरे कमरे में माचिस जलाई जिस कमरे में आप परिचित नहीं है कि सामान कहाँ रखा है, और जब तक उस माचिस की तिल्ली में लौग रहेगी, ठीक है, रोशनी रहेगी, तब तक आपने आसपास का माहौल देखा। जितना आप देख पाए केवल आप उतना ही याद रख पाएंगे, और वो भी कुछ समय के लिए। ठीक है, उसके बाद आप भूल जाएंगे। और यहाँ पे 5 इंद्रियों की भी बात की गई है। कौन कौन सी है? दृष्टि मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना, स्पर्श मतलब टच करना, सूंघना मतलब आपको बताइए सूंघना, और चखने का मतलब टेस्ट करना। फिर आता है संवेदी स्मृति की विशेषताएं निम्नलिखित है। यह सुनने, देखने आदि इंद्रियों से संबंधित है। यह सूचना को बहुत कम समय के लिए धारण रखती है, केवल उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए सूचना को अगले चरण में संशोधित करने के लिए चाहिए होते हैं। सूचना प्रसारण का दूसरा चरण अल्पकालिक स्मृति। यह स्थायी कार्यशील स्मृति के रूप में कार्य करती है। स्थायी कार्यशील मतलब एक टेम्परेरी नहीं कह सकते, परमानेंट कह सकते हैं। ठीक है, परमानेंट कार्यशील स्तर पर सूचना की आगे की प्रक्रिया होती है। इस स्तर पर सूचना की आगे की प्रक्रिया होती है ताकि जानकारी लंबे अवधि के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। दूसरे चरण में आपको जो अल्पकालिक स्मृति है वो एक परमानेंट वर्क करती है कि आपको कोई चीज़ याद करनी है। अल्पकालिक स्मृति की विशेषताएं। पहला, यह वह चरण है जहां सूचना को शीघ्रकालिक भंडार के लिए तैयार करने और आगे की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यही एक जगह है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में याद रखना है या फिर नहीं रखना, ये प्रक्रिया यहाँ पे की जाती है। यह सीमित समय के लिए जानकारी धारण करती है। इसमें सीमित मात्रा में जानकारी ही होती है। अगले चरण के प्रसारण के लिए चुनी गई जानकारी कार्यशील मेमोरी में आती है, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म स्टोर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले चरण के लिए जो डाटा आता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर शॉर्ट टर्म स्टोर में आके रुकता है। अब आता है रिहर्सल, या फिर आपको बताइए होगा पुनर्अभ्यास। आप जब किसी चीज़ का पुनर्अभ्यास करते हैं बार बार, तो वो चीज़ में आप माहिर हो जाते हैं। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, उसका पुनर्अभ्यास करते हैं, तो उस कार्य को करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है और हम उस कार्य में कुशल होते चले जाते हैं। यह एक प्रकार का कार्य करने की प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में दीर्घकालिक समय के लिए बन जाते हैं। ठीक है, जब आप किसी कार्य को बार बार करते हैं, किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाती है। अधिक जटिल कार्य और सार्थक जानकारी के मामले में पुनर्अभ्यास काफ़ी नहीं, इसके लिए एनकोडिंग, कूट लेखन भी आवश्यक होता है। ठीक है, कुछ ऐसे काम जो कि बहुत कठिन है करना, उन कामों को करने के लिए केवल बार बार उनका अभ्यास करना जरूरी नहीं है। वहाँ पे आपको क्या करना है, एनकोडिंग और कूट लेखन भी बहुत आवश्यक है। अब एनकोडिंग क्या है ये देखते हैं। उन चीज़ों या बातों को स्थायी बनाने के लिए कार्य करता है जो धारण और ध्यान की प्रक्रिया से शुरू किए गए हैं। ठीक है, एनकोडिंग का क्या मतलब है, ऐसे कार्यों को बनाता है या फिर ऐसे कार्यों को करने में मदद करता है जो कि याद करना या फिर जिनको समझना काफ़ी कठिन है।
जब जानकारी संबंधित प्रतीत होती है तो शिक्षार्थी इसे सीखने के लिए सामग्री या अपना स्वयं का व्यक्तित्व का तरीका भी लगाता है। ठीक है, जब आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से कर सकते हैं तो आप उसमें अपनी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही इस प्रकार की वो है, आप कह सकते हैं प्रक्रिया है। सूचना प्रसारण का तीसरा चरण क्या है? दीर्घकालीन स्मृति सूचना का स्थायी भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। जिन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना होता है उन्हें शॉर्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पे शर्म के बजाय शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाके रखना होता है या फिर स्थानांतरित करना होता है। माना जाता है कि जो भी जानकारी दीर्घकालिक स्मृति में संशोधित होती है वह वास्तव में कभी नहीं खोती। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, इसमें सीमित मात्रा में और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं बनाए रखने की क्षमता है। मतलब इसमें असीमित मात्रा, आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हैं। यहाँ पे सीमित के बदले असीमित आएगा। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी चीज़ें याद रख सकते हैं, बट उनको क्या है, विभिन्न प्रकार की आपको याद भी रख सकते हैं। यह सूचना स्थायी भंडार है। यह सूचना का स्थायी मतलब परमानेंट स्टोरेज है। यह स्मृति से संसाधित हुई जानकारी वास्तव में कभी नहीं खोती और लंबे समय के लिए मानव मस्तिष्क के ध्यान में रहती है। एक बार जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित कर लिया जाता है, चाहे वह कभी भी रूप में किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसके उपयोग के लिए पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। समय के साथ साथ उसे भुला दिया भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार उस किसी चीज़ को अपने शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद कर लिया तो आप उसको काफ़ी लंबे समय तक तो नहीं भूलेंगे, बट अगर आप उसे भूलना चाहें तो आप उसे भूल सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंप्यूटर का जन्म हुआ। मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल दिया कंप्यूटर के जन्म ने, और ध्यान रखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया। मानव को नई दिशा दिखाई सीखने और याद रखने के क्षेत्र में। अब आते हैं प्रश्न। अधिगम के लिए सूचना प्रसारण उपागम का अर्थ स्पष्ट करिए। तो ये अधिगम के लिए सूचना प्रसारण का आपको क्या बताना है, उपागम बताना है, अप्रोचेस बताने हैं। फिर आता है सूचना प्रसारण उपागम के 3 महत्वपूर्ण चरणों के नाम बताइए जो मैंने अभी आपको पढ़ा है। और सीखना अधिगम की प्रकृति का वर्णन कीजिए। सीखना या फिर अधिगम की प्रकृति इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6। इसमें जितने पॉइंट हो सकते थे मैंने सारे पॉइंट कवर करे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी डिस्कशन जरूर करूँगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी ग्रुप्स में शेयर करें। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एग्जाम्स दे रहे हैं ऑफलाइन, तो आपके जो नोट्स होने चाहिए अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे नोट्स और बाकी सारी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाएँ, अपने नोट्स को आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। 4th सेमेस्टर के भी नोट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।